गुड मॉर्निंग बनारस। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस और मैं हूँ आज की आपकी होस्ट स्तुति। आज इस शो में क्या खास है पता है आपको? अरे भाई, आज के शो में ही नहीं बल्कि आज के दिन में ही कुछ नहीं, बहुत कुछ खास है क्योंकि आज है ईद और मेरी तरफ से मेरे सभी आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले श्रोताओं को ईद का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बनारस, ईद का ये त्योहार खुशियां, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। ये दिन रमजान के पूरे महीने की इबादत, संयम और आत्मशुद्धि के बाद आता है और अपने साथ ढेरों खुशियां लाता है। रमजान में इबादत, रोजे, दुआओं और नेकी के सफर के बाद जब आसमान में ईद का चांद नजर आता है तो हर दिल झूम उठता है। ईद उल फित्र की शुरुआत होती है एक खास नमाज से जिसे ईदगाह में अदा किया जाता है। लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए चारों ओर सिर्फ मोहब्बत और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। सभी घरों में सुबह से ही पकवान बनने लगते हैं। शीर, खुरमा, सेवइयाँ, कबाब, बिरयानी और भी न जाने क्या क्या। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ गया। ईद का एक और प्यारा हिस्सा होता है ईदी। बच्चे सबसे ज्यादा इस दिन का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बड़ों से ईदी के रूप में तोहफे या पैसे मिलते हैं। जब बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक आती है तो पूरा माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। इसी के बारे में और भी जानकारी हमको देंगे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट सेगमेंट में स्कॉलर मिर्जा विलायत बख्त जी। आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। आकाशवाणी सुनने वालों को सलाम और ईद की दिली मुबारकबाद। मैं मिर्ज़ा विलायत बख्त आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल फित्र सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। यह दिन हमें सिखाता है कि रोज़ों के ज़रिए जिस सब्र और नेकी की रोशनी हासिल की उसे अपनी ज़िंदगी में कायम रखे। ईद उल फित्र इस्लाम का एक मुबारक त्यौहार है जो रमज़ान के मुक़द्दस महीनों की इबादतों और रोज़ों के बाद एक इनाम के तौर पर आता है। इसका ताल्लुक सिर्फ जश्न से नहीं बल्कि इसमें मजहबी, रूहानी और इंसानी पहलू भी शामिल होते हैं। मजहबी पहलू, ईद उल फित्र का मतलब है रोज़ों की तकमील पर मिलने वाली खुशी। ये दिन अल्लाह की तरफ से एक इनाम है जिसमें मुसलमान नमाज, इबादत और नेक अमल का अहद करते हैं। इस दिन सदका फित्र अदा करना फ़र्ज है ताकि हर कोई ईद की खुशी में शरीक हो सके। कुरान और हदीस में भी इस दिन को नेकी, भाईचारे और अल्लाह की शुक्रगुजारी का दिन करार दिया गया है। रूहानी पहलू की अगर बात करें तो रमज़ान का पूरा महीना नफ्स की इस्लाह, सब्र और अल्लाह से कुर्बत का वक्त होता है। ईद इसी का एक अक्स है। जब मोमिन अपनी इबादतों की कबूलियत की उम्मीद करता है, इस दिन ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं जिससे मोहब्बत और उखुवत यानी भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। ईद हर शख्स की खुशी का दिन है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसका सबसे अहम पैगाम ये है कि कोई भूखा ना रहे, कोई मायूस ना हो। इसलिए सदका फित्र गरीबों और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। इस दिन हर घर में सिवैयाँ, शीर खुरमा और दीगर लजीज पकवान बनाए जाते हैं जो अपनी मोहब्बत और मेल मिलाप का सबब बनते हैं। भारत में ईद उल फित्र को बड़ी धूमधाम और अकीदत के साथ मनाया जाता है। यहाँ की तहजीब और गंगा जमनी संस्कृति के चलते ईद सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है बल्कि हर मजहब और तबके के लोग इसमें शामिल होते हैं। ईद की तैयारियां, रमज़ान के आखिरी अशरे यानी 10 दिनों से ही ईद की तैयारियां शुरू हो जाती है। बाज़ारों में रौनक बढ़ जाती है, नए कपड़े, जूते, इत्र और मिठाइयां खरीदी जाती है। चांद रात को मस्जिदों और घरों में दुआओं का सिलसिला जारी होता है और लोगों में ईद की खुशी साफ झलकती है। ईद की सुबह, जिसको हर किसी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, ईद के दिन सुबह लोग उठकर गुस्ल करते हैं, नए या साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने के लिए निकलते हैं। भारत में ईद की सबसे बड़ी पहचान शीर खुरमा और सिवैयाँ है। हर घर में खास पकवान बनाए जाते हैं
जिसमें बिरयानी, कबाब, कौरमा, निहारी, फिरनी और रसगुल्ले जैसे लजीज खानों का भी इंतजाम होता है। लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घर मिलने आते हैं और साथ बैठकर ईद का लुत्फ उठाते हैं। भारत में ईद सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हर मजहब के लोगों का त्योहार बन गया है। हिंदू, सिख, ईसाई धर्म सभी अपने मुसलमान दोस्तों को ईद की मुबारकबाद देते हैं और उनके साथ मिलकर इस त्योहार की रौनक बढ़ाते हैं। कई जगहों पर हिंदू भाई भी ईद की दावत में शरीक होते हैं, जिससे गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल पेश होती है। भारत में कई जगहों पर ईद मिलन समारोह का रिवाज है, जहां नेता, अभिनेता और समाज के अलग अलग तबके के लोग एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। बनारस, जो अपनी गंगा जमनी तहजीब और सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है, यहाँ ईद का जश्न भी उसी आपसी भाईचारे और मोहब्बत के माहौल में मनाया जाता है। बनारस में ईद सिर्फ एक मजहबी त्योहार नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल भी पेश करता है। यहाँ की गलियों और बाजारों में ईद की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ के खास इत्र, टोपी, कुर्ते, पैजामे और नफीस सिल्क के कपड़े ईद की तैयारी में चार चांद लगा देते हैं। बनारस की मशहूर गुलजार बाग ईदगाह, मदनपुरा की जामा मस्जिद और बजटडीहा की शाही मस्जिद में हजारों की तादाद में लोग नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद गले मिलकर और ईद मुबारकबाद कहकर एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारे का इजहार करते हैं। बनारस की ईद की खासियत यहाँ की लजीज पकवान भी है। कई हिंदू परिवारों के लिए भी ईद का दिन उतना ही खास होता है जितना मुसलमानों के लिए। बनारस में ईद सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं बल्कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जश्न भी है। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को मिलजुल कर मनाने में यकीन रखते हैं। बनारस की गलियों में जब ईद आती है तो यह महसूस ही नहीं होता कि यह किसी एक मजहब का त्योहार है, यह बनारस का त्योहार बन जाता है। तो आइए इस ईद पर हम भी किसी गरीब की मदद करें, किसी तन्हा शख्स को अपना बना ले और मोहब्बत की इस रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाएं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा जी, इतनी बेहतरीन तरीके से ईद को बयां करने के लिए। तो श्रोताओ, ईद का त्योहार हमें सिखाता है कि प्यार, दुआएं और मदद से हर मुश्किल आसान हो सकती है। ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें हर जरूरतमंद का ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई भी खुशी से वंचित ना रहे। चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं क्या कहता है आज के दिन का यानी 31 मार्च का इतिहास। सन 1774 में आज ही के दिन भारत में डाक सेवा का पहला कार्यालय खुला था। सन 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन सन 1889 में फ्रांस में आईफिल टावर को ऑफिशियली खोल दिया गया था। 31 मार्च को ही सन 1921 में रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। सन 1966 में सोवियत रूस ने पहला चंद्रयान लूना 10 लॉन्च किया था। सन 1969 में आज ही के दिन माल्टा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सन 2007 में विश्व तैराकी चैंपियनशिप में माइकल फेल्प्स ने 6 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। तो ये था श्रोताओं आज के दिन का यानी 31 मार्च का इतिहास। अब जानते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। वाराणसी में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहाड़िया स्थित मुख्यालय में एक मेले का आयोजन किया गया। श्री राजेश्वर बालापुरकर, कमांडेंट 95 बटालियन के द्वारा 37वें स्थापना दिवस पर सर्वप्रथम मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वाहिनी के 87 कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ अपनी वीरता और पेशेवराना अंदाज के लिए जानी जाती है। भारत की सुरक्षा तंत्र में इसकी अहम भूमिका है। वाहिनी के कमांडेंट श्री राजेश्वर बालापुरकर ने अपने जवानों की सराहना की और उन्होंने उनके परिवारजनों को वाहिनी के
37वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ का गौरवशाली इतिहास के साथ बल पूरी ताकत से देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश को सीआरपीएफ की वीरता और बलिदान पर गर्व है। इस अवसर पर मेले में कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी, जिसमें विजेताओं को श्रीमती अर्चना बालापुरकर के हाथों से पुरस्कार वितरण किया गया। साथ में श्रीमती सुनीता सिंह, श्रीमती रिंकू उपस्थित थीं। मेले में द्वितीय कमान अधिकारी श्री राजेश सिंह, श्री आलोक कुमार, उप कमांडेंट का उमाकांत ओझा, असिस्टेंट कमांडेंट श्री अभिषेक सिंह, श्री पंकज कुमार, श्री हनुमान सिंह, निरीक्षक प्रिंस सिंह, कमलेश कुमार, विवेक राय, अनिल कुमार यादव, प्रवीण सिंह और बटालियन के जवान अपने अपने परिवार के साथ उपस्थित थे। दूसरी तरफ रोपवे के गंडोला की पार्किंग कैंट और रथ यात्रा पर होगी। इसके लिए दोनों स्टेशनों पर केबिन गैरेज का निर्माण कराया जा रहा है। स्विट्जरलैंड आधारित कंपनी विश्व के तीसरे और देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण कर रही है। रोपवे का संचालन शुरू होने के बाद काशी की सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा, वहीं जाम की समस्या से भी निजात मिलने की उम्मीद है। रोपवे कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर गोदौलिया तक की यात्रा करेगा। रोपवे के संचालन के साथ ही इसकी पार्किंग स्थल की भी व्यवस्था की जा रही है। दिन भर यात्रियों को सुगम यात्रा कराने के बाद सभी गंडोला को सुरक्षित स्थानों पर पार्क किया जाएगा। इसके लिए कैंट और रथ यात्रा पर केबिन गैरेज बनाया जा रहा है। वहीं गर्मी में यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेलवे की ओर से 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसमें उम्मीद की जा रही है कि यात्रियों को कंफर्म सीटें मिलेंगी और वे सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। बनारस के फूल अब खाड़ी देशों में भी अपनी खुशबू बिखेरेंगे। जी हाँ, यूएई, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कतर से फूलों की डिमांड आई है। गेंदा, चमेली समेत अन्य फूलों की मांग है। वाराणसी के फूल विक्रेता और किसान डिमांड पूरी करने में जुटे हैं। पहले चरण में 40 क्विंटल फूल भेजने की तैयारी है। बनारस के फूल सुंदर और सुगंधित होते हैं, इसलिए देश के साथ ही विदेश में भी इसकी डिमांड है। गेंदा, चमेली, कई तरह के गुलाब के फूल, गुड़हल की कली, बेला सहित कई खुशबूदार और सजावटी फूलों की मांग विशेष रूप से त्योहारों और शादियों के दौरान बढ़ जाती है। बनारस के फूल विक्रेताओं ने अब फूलों को निर्यात करने की प्लानिंग बनाई है। साथ ही बनारस इस समय मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। पछुआ हवाओं ने ठंड का भी असर दिखाया। इसके चलते तापमान 5 डिग्री नीचे आ गया। हालांकि 1 अप्रैल के बाद फिर से गर्मी बढ़ने का आगाज है। वहीं हरिश्चंद्र घाट स्थित शक्तिधाम आश्रम में पवित्र नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर बगलामुखी और महालक्ष्मी यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यह दिव्य आयोजन सत्य साई मां लक्ष्मी देवी जी की प्रेरणा से प्रतिष्ठित आचार्यों और तंत्र साधकों द्वारा संपन्न हो रहा है। 9 दिवसीय बगलामुखी यज्ञ 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा। इस यज्ञ का उद्देश्य नकारात्मकता का नाश, बाधाओं का शमन, दिव्य सुरक्षा तथा समृद्धि का आगमन सुनिश्चित करना है। यज्ञ में देवी बगलामुखी की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस अनुष्ठान की प्रमुखता को देखते हुए तंत्र के महान आचार्य और देवी बगलामुखी के परम भक्त महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब रुक करते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन का 10वां मुकाबला रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में हुए मैच में दिल्ली की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की ये लगातार दूसरी जीत है, जबकि हैदराबाद की टीम पहला मैच जीतने के बाद लगातार दूसरे मैच में हारी है। वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 रन से हराकर सीजन में पहली जीत हासिल की। उसने गुवाहाटी में रविवार को आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में रोमांचक जीत हासिल की।
राजस्थान को इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर चेन्नई को पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत मिली थी। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। तो ये था देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। चलिए अब कार्यक्रम में बातें तो बहुत सी हो गई, कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। तो बनारस जाते जाते आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व कल से शुरू हो चुका है और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, जब पूजन किया जाता है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। मान्यता ये भी है कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो श्रोताओ, इसी के साथ अब मुझे यानी स्तुति को दीजिए अनुमति। मिलूंगी आप सबसे 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी।